यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2019, 2020, 2021, 2019, 2021 तीनों बारी सिद्धार्थ ने यूपीएससी का प्री एज वेल एज मेंस दिया। पहली बार इन्होंने प्री और मेंस दोनों दिया, इंटरव्यू की कॉल नहीं आई। दूसरी बार प्री मेंस इंटरव्यू तीनों दिया और ये तीसरी बार है इनका, इन्होंने प्री क्लियर कर लिया है, मेंस के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं ताकि इंटरव्यू के लिए जा पाए। इसके अलावा इन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम क्लियर किया है, जो आप जानते हैं असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट जिसके थ्रू आती है, वो भी क्लास 1 गेस्टेड नौकरी है, राइट। उसमें इनकी रैंक इन्हीं से जानते हैं कितनी रैंक थी, क्या रैंक? 27 सर। तो 27th रैंक थी उसमें। सबसे पहले तो मैं इनसे ये जानना चाहूंगा कि यार आप पहली बार आपने दिया यूपीएससी का एग्जाम और आपने फटाक से उसका प्री क्लियर कर दिया, दूसरी बार भी और तीसरी बार भी प्री क्लियर किया, तो क्या कुछ ऐसी चीजें बता पाएंगे, वो किताब, वो रिसोर्सेज, वो तैयारी करने का तरीका जिससे कि प्री पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया जा सके? तो इसी पे मैं आज इनसे बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले सिद्धार्थ, तो मैं ये जानना चाहूंगा, हम वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, हम शॉर्ट रखेंगे और सीधे सीधे मुद्दे की बात करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो किताबें कौन सी हैं जो यूपीएससी प्री, जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है प्री ऑलरेडी, एक में आपका वो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग वगैरह, सीसेट है, सीसेट 1, सीसेट 2 है ना? नो सर, जीएस है, जनरल स्टडीज एंड सीसेट। ठीक है, जनरल स्टडीज और सीसेट। तो ये देखना है कि भाई जनरल स्टडीज की कैसे तैयारी करनी है, कौन सी किताबें आप बताएंगे जो श्योर शॉट अगर मैं 4 बारी अच्छे से करूं तो मेरा हो जाए? सर, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स तो प्रीलिम्स के लिए है एनसीईआरटी, बिकॉज एनसीईआरटी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बेसिक नॉलेज किसी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी से ही आती है। ठीक है। तो मैं किसी को भी ये रेकमेंड करूंगा कि वो 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटीज को कवर करे, वो भी कॉम्प्रिहेंसिवली। कॉम्प्रिहेंसिवली मतलब कि अच्छे से? कॉम्प्रिहेंसिवली मीन्स यू हैव टू मेक नोट्स ऑफ इट एंड यू हैव टू रिवाइज दोज नोट्स सो दैट योर बेस इज वेरी फर्म। ठीक है। अब उसके बाद प्रीलिम्स में कुछ सब्जेक्ट हैं जो डोमिनेट करते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री डोमिनेट करता है, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया एंड करंट अफेयर्स। सो इन 5-6 मेजर सब टॉपिक्स में आप डिवाइड कर सकते हैं प्रीलिम्स को। इनके लिए आप एक स्पेसिफिक बुक ले सकते हैं। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को हर एस्पिरेंट मानता है कि दैट इज इनफ फॉर प्रीलिम्स, आप उसको बार बार करते रहिए तो प्रीलिम्स में पॉलिटी क्वेश्चन आप बनाएंगे। इकोनॉमी के लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद। इकोनॉमिक्स में केवल 9th 10th की एक छोटी छोटी एनसीईआरटी है और 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब है। माइक्रो नहीं पढ़ने में? माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी। माइक्रो बहुत ही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए माइक्रो और रिक्वायरमेंट भी नहीं, तो आप उसको अवॉइड कर दीजिएगा, आप सिर्फ माइक्रो पे फोकस करिएगा। तो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, रमेश सिंह ले लीजिए, संजीव वर्मा ले लीजिए, आप उसको पढ़िए अच्छे से। हिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा वास्ट हो जाता है, लेकिन आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए और एंशिएंट और मेडिवल में एनसीईआरटी को प्रीफर करिए और एडिशनल रीडिंग्स आप करना चाहते हैं तो आप करें। और एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक जो है मार्केट में इस समय डोमिनेट करती है और उससे काफी क्वेश्चंस बन भी जाते हैं। बट एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी में आपको करंट पे काफी फोकस करना है। न्यूज़पेपर रीडिंग्स, इकोनॉमी के लिए न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ेंगे? कोई पर्टिकुलर न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए भी कहते हैं, जैसे कि द इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, लेकिन उससे बेटर ये रहेगा कि आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप द हिंदू पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, उसके इकोनॉमी पेज पे जितने आर्टिकल्स आते हैं उन सब की आपकी अंडरस्टैंडिंग बन पा रही है कि नहीं। रुपी फ्लक्चुएट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, आप उन्हीं को अच्छे से पढ़िए। एक्सप्लेन सेक्शन मेरे ख्याल से रुपी का फ्लक्चुएशन अगर मुझे बहुत अच्छे से समझना है तो मुझे एनसीईआरटी भी प्रायर बहुत अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए पहले। एग्जैक्टली, तभी मैं इसको रिलेट कर पाऊंगा। एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे बेसिक्स क्लियर वहीं से होंगे। अब 12th की जो मैक्रो की किताब है उसमें एक एक्सचेंज रेट का पूरा चैप्टर है कि हाँ रुपी डॉलर वगैरह कैसे फ्लक्चुएट करते हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, ये अभी कितना टाइम है आपको? तो सारी नोटिफिकेशन आ चुकी है, कब है एग्जाम? 2 फरवरी को नोटिफिकेशन आई थी, 22 फरवरी लास्ट डेट है और 5 जून को प्रीलिम्स का एग्जाम है। 5 जून को एग्जाम है आपका। तो ये बात हुई आपकी अभी जीएस पोर्शन की। अब आते हैं हम सीसेट पे। सीसेट के लिए आप सिर्फ उतना बताओ जितना पढ़ के सीसेट क्लियर हो जाए। सर, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट रहा है जिसने सीजीएल के लिए प्रिपेयर करा हो, बीटेक बैकग्राउंड का हो, जिसकी मैथ्स रीजनिंग काफी ठीक हो, तो सीसेट उसके लिए ज्यादा टफ नहीं रहेगा। जिन लोगों के लिए ज्यादा टफ रहेगा वो कोई भी स्टैंडर्ड बुक जैसे अरिहंत होगी मैथ्स वगैरह के लिए, या
कोचिंग मटेरियल जो आता है सीसेट के लिए उसको पढ़ के उसको बार बार सॉल्व करते रहें। बाकी सीसेट में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो मैथ्स रीजनिंग वाला कंपोनेंट और एक कंप्रीहेंशन जिसमें इंग्लिश कंप्रीहेंशन आता है, तो वो थोड़ा हाई लेवल का आ जाता है। तो उसके लिए जो न्यूज़पेपर की रीडिंग्स है उसमें आप एडिटोरियल को बार बार पढ़ते रहिए, क्योंकि एडिटोरियल में भी हमें रैंडम पैसेज मिलता है जिसे हमें इंटरप्रेट करना होता है, तो उससे सीसेट को सॉल्व करने की वो हेल्प मिलती है। बाकी सीसेट के लिए जो रामबाण मानते हैं एस्पिरेंट्स वो ये है कि प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन आए हैं, सीसेट के जितने क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करिए बार बार। तो मतलब मल्टीपल टाइम्स प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस कर लिए जाएं, और द हिंदू पेपर की या इंडियन एक्सप्रेस की बहुत अच्छी रीडिंग हम एडिटोरियल की कर रहे हों, डेली 1.5-2 घंटा कर रहे हों, सो दैट विल बी एनफ। पहले तो सर हम लोग क्या करते थे कि हम लोग केवल प्रीवियस ईयर का देके चले जाते थे, लेकिन जैसा पिछली बार सीसेट का पेपर आया है तो जो भी कैंडिडेट अपने आप को थोड़ा भी वीक समझता हो इसमें, तो वो ये रिगरसली करे, हिंदू के एडिटोरियल्स रीड करे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले साल के ही नहीं 2, 3, 4, 5 साल के सॉल्व करे। ओके, तो आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी द हिंदू का न्यूज़पेपर रीड करना है ढंग से, वो तो ऑब्वियसली आपकी बहुत मदद करेगा, और उसके साथ साथ आप तैयारी को मतलब एकदम स्ट्रीमलाइन रखना है। ठीक है, अच्छा चलते हैं अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। ये तो हो गई किताबों की बात, लेकिन अभी जो टाइम है जितना, क्या उसमें लगता है कि एक फ्रेश एस्पिरेंट जो क्लियर कर सकता है, आपको लगता है ऐसा? सर जब मैंने 2019 में पहली बार प्री दिया था तो उस समय मैं कोचिंग पे था, तो मैंने भी उतना ज्यादा पढ़ा नहीं था। मैंने इसी टाइम से एग्जैक्टली फरवरी से ही एनसीईआरटीज पढ़नी शुरू करी और एक ऐसी चीज करनी शुरू करी जो प्रीलिम्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, मॉक टेस्ट देने शुरू करे। एंड आई गेव इन द फर्स्ट अटेम्प्ट अराउंड 50 to 60 मॉक टेस्ट। ये तो आपने बताया नहीं पहले, मतलब मॉक टेस्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आपका। एक बार आप तैयारी कर लेते हैं, मतलब रेडी हो जाते हैं, तो ढेर सारे मॉक्स जरूर लगाएं, है ना। जो सर इस समय है कि प्रीलिम्स क्लियर करना है 5 जून को, वो तो अभी 2 ही चीज पे फोकस करें। जो बेसिक मटेरियल है रीड करें, रीड करें, नोट्स बनाए, रिवाइज करें। पॉलिटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट दीजिए, आप जितने दे सकते हैं आप उतने दीजिए। और मॉक टेस्ट को सर एज अ वो मत देखिए कि रिफ्लेक्शन है आपके ऊपर, कि आपके कम नंबर आ रहे हैं तो यू विल डेफिनेटली फेल, ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली क्लियर करोगे। केवल वहां से अपने स्ट्रेटेजम्स बनाए, कैसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, क्या हम गलत कर रहे हैं, किस पॉइंट पे हम वीक है, इकोनॉमी में वीक है, एनवायरमेंट में वीक है, तो मॉक टेस्ट को यूटिलाइज करिए इफेक्टिवली। तो मॉक टेस्ट आपका मिरर होगा बेसिकली, आप देखोगे कि कहाँ पे आप वीक हो और फिर उसको आप इम्प्रूव करेंगे। अगर मान लीजिए एनवायरमेंट पोर्शन वीक है तो ऑब्वियसली उसकी एक रिगरस आप तैयारी करिए थोड़ी, ताकि आप उस पर कमांड बना पाए, है ना। यस सर। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या लगता है, मतलब कितने घंटे आपने पढ़ाई की थी डेली बेसिस पे? एक एस्पिरेंट को सर सिविल सर्विसेज अगर क्लियर करना है तो कम से कम 8 घंटे तो उसको पढ़ना पड़ेगा। इससे कम जो भी कहता है तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा 8 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी एक और फॉर्मूला मैं दे सकता हूँ कि जितने घंटे आप सोते हैं दिन में उतने घंटे आप पढ़िए। अगर आप ज्यादा सोते हैं ज्यादा पढ़िए। नहीं, मतलब कोई 6 घंटे सोएगा और 6 घंटे पढ़ेगा तो कैसे काम चलेगा? जब वो 6 घंटे पढ़ना शुरू कर देगा ना सर, जो बचा हुआ टाइम है उसमें भी उसे पढ़ाई याद आएगी। अगर वो उसको वेस्ट नहीं कर रहा है तो उसको मतलब बर्बाद नहीं कर रहा है। अच्छा, तो आपका बैकग्राउंड क्या था, मतलब क्या आप ये आपको सिविल सर्विसेज, जैसे आपने कहा बीटेक वगैरह है तो काफी फायदा हो जाएगा, तो क्या आपका ऐसा कोई बैकग्राउंड था, साइंस बैकग्राउंड या कुछ भी? सर मैं तो हिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट रहा हूँ DU से, बिकॉज आफ्टर माई स्कूलिंग आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को देना है। तो मैंने सोचा कि ऑप्शनल क्या रखेंगे, मैंने सोचा हिस्ट्री अच्छा ऑप्शनल है, तो हिस्ट्री ऑनर्स से एडमिशन ले लिया खालसा कॉलेज में। और फिर मतलब एक तरह से तभी से मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ओके, तभी से आपने तैयारी शुरू कर दी थी, मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल पास आके नहीं हुई थी, है ना। अच्छा, कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर है तो उसका कितना इम्पोर्टेंस है ये आपका प्री क्लियर कराने में? सर पहले तो मैं बता देता हूँ कि मैंने खुद कोचिंग ली है वाजी राम एंड रवि से। उनका भी एक रोल होता है, पर मैं एक यंग एस्पिरेंट जो अभी इस समय आ रहा है, मैं उसको एडवाइस ये करूंगा कि कोचिंग का रोल उतना भी मेजर नहीं है जितना पहले हुआ करता था। अभी यूट्यूब के होने से, ऑनलाइन एजुकेशन के होने से काफी डिसेंट्रलाइज हो गया नॉलेज सिस्टम। तो आप अगर वेल प्लान्ड है, आपके पास कोई गाइड है, तो आप बिना कोचिंग के ही क्लियर कर सकते हैं। और कोचिंग पे इतना ज्यादा रिसोर्स को वेस्ट करना, अगर आपके पास रिसोर्स कम है तो ना ही करें। मतलब सीधी सी बात, अगर पैसे हैं तो कोचिंग लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पैसे की कमी है तब भी हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं है। आप ढंग की चीज मतलब प्लान करिए, सिलेबस देखिए, आप उसको लगाइए लगातार क्वेश्चंस, जो भी आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड आप
यूट्यूब वगैरह को यूज कर सकते हैं, स्पेशली सी सेट के पेपर में आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, सी सेट में, जीएस में, हर पार्ट के लिए आज के दिन पे यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल हैं रिसोर्सेज, अच्छे टीचर्स भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपके पास रिसोर्स का थोड़ा भी कंस्ट्रेंट है तो आप इसी मेथड से जाइए, और एक टाइम आएगा थोड़े दिन बाद कि ज्यादातर बच्चे वही रहेंगे जो नॉन कोचिंग बैकग्राउंड के रहेंगे। ओके, मतलब आपको लगता है सर? आई पर्सनली फील दैट। अच्छा, तो ये तो बात हो गई थोड़ी सी, मतलब डेली जो पढ़ाई आपकी हो 8 से 10 घंटे हो या उससे थोड़ी ज़्यादा हो 11-12 घंटे, है ना? इसमें मतलब कुछ बच्चे होते हैं बड़े स्ट्रेस में आ जाते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, स्ट्रेस में भी हैं, तो मेंटल पीस का, क्लैरिटी का कितना रोल है? सर उसका रोल तो एक्सेप्शनल है। जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था तो मैं बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं ना, एकदम स्ट्रेस में आ जाते हैं। आई वाज लाइक दैट कि मुझे पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना है, नहीं तो कुछ बहुत ही बुरा हो जाएगा मेरे साथ। तो मैं 10-10 घंटे, 12-12 घंटे रात में खूब पढ़ा, लेकिन फिर मैंने देखा कि इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं है। आपके माइंड को टाइम चाहिए, रेस्ट चाहिए रिकैलिब्रेट करने के लिए, जो आपने पढ़ा उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपके पास एनर्जी लेवल होना चाहिए जो रेस्ट से मिलता है। तो आप 8 घंटे से ज़्यादा अगर पढ़ रहे हैं तो उतना रेस्ट भी अपने आप को दीजिए। सबसे अच्छी स्ट्रेटजी ये होती है सर कि आप अपने रेस्ट को डिफाइन करिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं, आप टीवी देखने गए, आप 1 घंटा टीवी देखने लगे, तो वो अनगाइडेड रेस्ट है। आप डिसाइड करिए कि मैं इतने बजे तक पढ़ूंगा, फिर इतने से इतने बजे तक रेस्ट लूंगा, दोस्तों के साथ घूमूंगा, या मुझे गाना सुनना पसंद है गाना सुनूंगा, वीडियो बनाना पसंद है वीडियो बनाऊंगा। अपने दिन में अपने आप को रेस्ट दीजिए, वो भी डिसाइड करके कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक रेस्ट पे रहूंगा। ओके, इज देयर समथिंग एल्स यू वांट टू कंट्रीब्यूट इन दिस होल थिंग? आप कुछ बताना चाहेंगे, कोई चीज जो मैं ना पूछ पाया हूँ? वो तो सर यही है कि आप आउटसाइड मोटिवेशन के प्रति ज़्यादा वो मत रहिएगा कि मैं वीडियोस देख के मोटिवेट हो रहा हूँ, बार बार वीडियोस देखने जा रहा हूँ मोटिवेशन के लिए। आपको सेल्फ को मोटिवेट रखना पड़ेगा। आपको खुद रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा कि मुझे एग्जाम क्लियर करना ही करना है और उसके प्रति मुझे पूरा डेडिकेटेड रहना है। तो सेल्फ मोटिवेशन इज द की। आज के दिन में जो आउटसाइड मोटिवेशन पे डिपेंडेंस है वो ना करें। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। जो बिल्कुल नए बच्चे, उनको एक आइडिया मिला होगा कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, और ढेर सारे फ्री रिसोर्सेज का फायदा भी आपको उठाना अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो। कुछ रिसोर्सेज आप बता सकते हैं? रिसोर्सेज सर, मृणाल सर हैं, इकोनॉमी में काफ़ी अच्छा रिसोर्स हैं। आज के दिन में टेलीग्राफ अपने आप पे ही, टेलीग्राम अपने आप में एक इतना बड़ा रिसोर्स है जहाँ पे आपको एक फ्री यूपीएससी मटेरियल करके साइट आती है। वहाँ पे आपको जितने मॉक टेस्ट चाहिए वो अवेलेबल रहेंगे, मेंस के, प्रीलिम्स के, जितनी पीडीएफ्स हैं, बुक्स हैं, अवेलेबल रहेंगे। और एक तो सर बहुत बड़ा रिसोर्स आपका चैनल है जिससे हम इंस्पिरेशन लेते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने कोशिश की है ढेर सारे पॉइंट्स को कवर करने की। फिर भी जो पॉइंट्स आपके रह गए हों, आपके दिमाग में है कि यार ऐसे नहीं ऐसे तैयारी करनी है, या क्या मेरा तरीका ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। डेफिनेटली हम उसको रिप्लाई करेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, आई एम एंडिंग द सेशन। आई होप यू ऑल द बेस्ट।